अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से ज्वाइन किया है सुमीत पीर साहब ने। आप सब उनको जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। लेकिन एक चीज सुमीत जी, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे कहूँ, डिबेट में आप इतना शोर क्यों मचाते हैं? उस दिन मैं बैठी थी और मैंने कहा शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे। हम किसी चैनल पे थे और आप इतना ऊंचा ऊंचा शोर कर रहे थे और मैंने कहा इनको क्या हुआ है आज। तो कोई खास रीजन होता है डिबेट में आप लोग एकदम इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? नहीं आरजू जी, देखिए डिबेट जो होता है उसमें जो हम बोलते हैं एंकर को लेके बोलते हैं, तो आपको तो पहचानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैंने तो एक अभी रिसेंटली आप 2-4 दिन पहले किसी डिबेट पे थे तो मैंने तो ये भी बोला, मैं आरजू जी की सराहना करता हूँ, पाकिस्तान की धरती पे रह के सच बोलने की हिम्मत रखती हूँ सरजमीन पे रहते हुए, कोट अनकोट ये मैंने बोला था। अब ये जो भी डायलॉग, जो भी हमारा आंसर होता है, जो रिप्लाई होता है, वो एंकर को होता है। कई बार हाँ उत्तेजना हो जाती है, कई बार थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो कई बार ऐसी चीजें डिबेट में आ जाती है, कोई ऐसी चीजें रखी जाती है जो मतलब कहीं से भी लॉजिकल नहीं होती। अब आप और अभी हम बात करें तो बड़ा लॉजिकल, बड़ा शांतिपूर्ण कन्वर्सेशन होता है, पर आप कई बार जानते हैं डिबेट्स का माहौल, डिबेट्स का जो करने का तरीका है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि कई बार अगर आप थोड़ा ऊंची आवाज में बात ना करें तो लगता है यार ये तो फिर भाई डर गए, ये तो भाग गए, इन्हें तो कुछ पता नहीं है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, खासकर हमारी हिंदी की डिबेटों में कुछ ज्यादा आती है, इंग्लिश में थोड़ी कम आती है, पर क्या करें, एक फॉर्मेट बना पड़ा है, आप और हम उसी फॉर्मेट में बिल्कुल सही है। मुझे लगा शायद सुमित जी को पता नहीं क्यों गुस्सा आया हुआ है, लेकिन नहीं क्योंकि नहीं वैसे आप बड़े आराम से बात करते हैं ना, इसलिए। लेकिन आज हम सुमित जी दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक जी तो हम बिल्कुल आपसे अफगानिस्तान का पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट अब बनने जा रही है तो किस तरह से उसको लेते हैं, और साथ में उसके बाद हम जरा थोड़ा बात करेंगे स्ट्रीट चिल्ड्रन की, जो पाकिस्तान में भी बहुत हैं और आपकी तरफ भी हैं, और वो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। और पाकिस्तान में तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं और जिन्हें स्कूल में जी होना चाहिए। तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अफगानिस्तान के ऊपर मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अब गवर्नमेंट बनने जा रही है। वो डोनेशंस भी मांग रहे हैं, तालिबान कह रहे हैं कि हमें जी डोनेशन दिया जाए, लोन नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है डोनेशन वापस नहीं करना पड़ता। लोन के लिए उन्होंने एक रीजन ये किया है कि उसमें सूद लगा होता है और वो देना नहीं चाहते, यानी इंटरेस्ट के साथ जो दिया जाता है। तो जी आप इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, सबसे पहले धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। और जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बन रही है, या आप उनको क्या कहेंगे, मैं तो कई बार आपकी चैनल पे थे और आपके अलावा भी था, मैं तो आईसीजी कहता हूँ उनको, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद। जब ये 20 टेररिस्ट संगठन, नॉमिनेटेड टेररिस्ट संगठन, देखिए इनमें कोई, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दुनिया जानती है इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैकग्राउंड क्या है। जब ये मिलके हमने इनका एक वर्ड का नाम दे दिया, तालिबान। तालिबान इसके, लश्कर तोयबा इसके अंदर, जोश मोहम्मद इसके अंदर, हक्कानी नेटवर्क इसके अंदर, अलकायदा इसके अंदर। तो ये सब जब मिलके लड़ते हैं, और वॉर लॉर्ड्स और पता नहीं कौन कौन, आईसिस वाले, आईसिस के वाले, कहाँ कहाँ के, जहां ये दुनिया भर के इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपने आप को नाम दे दिया तालिबान। अब आप देखिए डिफेंस मिनिस्टर, आप जानते हैं कितने मोजिज शायरी है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, 10 मिलियन का बाउंटी है। इंटीरियर मिनिस्टर वो उससे भी बड़े मोजिज शायरी, $5 मिलियन की बाउंटी रखते हैं। अब ऐसे ऐसे डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनेंगे जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। आप इस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? ये इनका एक अरेंजमेंट है फिलहाल सत्ता चलाने का। हकीकत ये है, अफगानिस्तान की अभी इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है, कोई रेवेन्यू नहीं है, ऑन एब्जेक्ट पॉवर्टी, बिल्कुल जो पॉवर्टी का एक्सट्रीम होता है उस पर पहुंच चुका अफगानिस्तान। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, इनका एक ही दोस्त बचा है जो इन्हें पैसे दे रहा है, वो है चाइना। अभी $31 मिलियन का एड दिया चाइना ने। चाइना कह रहा है कि हम कुछ कुछ तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, पर चाइना को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो लोग हैं, जो इनका ये कंसोर्टियम है, और ये जो इनके यहाँ जो लड़ते हैं ना, ये बंदूक राइफले कंधे पे टांग के, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, इनके यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं होती कोई, ये जो लड़ते हैं, इनको दुनिया में बताया जाता है देखो भैया हमें जिहाद करना है, और अगर ये जिहाद करने का प्रकरण रुक गया, ये जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन, ये रहेगी ही नहीं, तो इन्हें या तो दे विल इन्वेंट, इनोवेट एंड डिस्कवर जिहाद। कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम पे इन्हें जो अपना कार्डर इकट्ठा करना है वो जिहाद के नाम पे करना है। बिजनेस क्या करते हैं आरजू जी? अफीम की तस्करी नंबर 1, आर्म्स की तस्करी, फ्लश ट्रेड, पावर और हथियार। और अब जो इन्होंने 12 साल के बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है, वो इनका मेन काम तो चल ही रहा है।
अगर इन्हें क्या चाहिए, इन्हें पावर चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए, दे नीड वुमेन एंड दे नीड आर्म्स, चारों चीजें इन्हें मिल रही है। सरकार अफगानिस्तान और अफगानी से उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने लिए जीते हैं। जो इनके लीडर है ये इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं, ये शरिया को अपने हिसाब से इंटरप्ट करते हैं। जिनको इन्होंने मारा 99% मुसलमान था। अब मैं कहता हूं जी मैं इस्लाम का बहुत बड़ा मसीहा हूं और मैं मुसलमान को ही मार रहा हूं इस्लाम के नाम पे, शरिया के नाम पे। आप मेरी बात माने, माई वे और हाईवे, नहीं मानेंगे तो मैं आपकी गर्दन काट के लैंप पोस्ट पे लगा दूंगा। कल परसों एक चीज आई थी आरजू जी, एक लेडी है 6 महीना प्रेग्नेंट है, अफगानिस्तान पुलिस में थी, एक्स पुलिस ऑफिसर, उसको अपने परिवार के सामने इन्होंने मारा और स्क्रू ड्राइवर से, पेचकस जो होता उससे उसने भेजा निकाला उसके परिवार के सामने। आपके जर्नलिस्टों का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया ने देखा। जो बेचारी लेडीज वहां प्रोटेस्ट कर रही थी उनके सामने तो आपने क्लाश्निकोव तान दी। और जो कैबिनेट बनना है, अगर आप पश्तून और हजारा और उज़्बेक और तजाक की पॉपुलेशन देखें, मेरे हिसाब से 3 तजाक है जबकि 40% पॉपुलेशन है, उज़्बेक 1 है जिनकी 12% पॉपुलेशन है, हजारा कोई नहीं और कोई औरत नहीं, पूरे कैबिनेट में कोई औरत नहीं। यहाँ तो एक से एक बड़ा महारथी है, एक 5 मिलियन वाला बाउंटी, एक 10 मिलियन वाला बाउंटी, एक 15 मिलियन वाला बाउंटी। जो जितना बड़ा आतंकवादी वो उसकी उतनी बड़ी व्हाट यू कॉल पोजीशन। ऐसे नेटवर्क को, ऐसी गवर्नमेंट को हम एक क्या कहें, इसको गवर्नमेंट कहना ही गवर्नमेंट वर्ड का अपमान होगा। हम इसे कहेंगे उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया है, भाई आपस में अरेंजमेंट बनाया है और इन्हें लूट खसोट करनी है। आरजू जी एक डाटा दूंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों का जानना। जो हमारा अफगानिस्तान है 3-3.5 करोड़ की जनसंख्या है, 85% सुन्नी है, 15% शिया है, ठीक है जी। और ये हजारा जो 9-10% पॉपुलेशन है तो सारी शिया है। अब इन्होंने इसमें जो बर्थ रेट है अभी मैडम 2.8% है, बट डेथ रेट इज 13.57%, यानी कि 1000 में 2.5 बच्चा, 2.8 किड्स आर बोर्न, बट जो मरने वालों की संख्या है 13.57% है। जबकि फर्टिलिटी रेट ऑफ वुमेन इज 5.66%, व्हिच इज सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अफ्रीका। जबकि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर 2.5 बच्चा पैदा होता तो 13 बच्चे मरते हैं, 13 लोग मरते हैं। डेथ रेट इज मच हायर देन द बर्थ रेट। और जो पॉपुलेशन है 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 15 ईयर्स। इस देश की अगर एक सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर को अंडरस्टैंड करें, एक बहुत बड़ी समस्या है और इन अनपढ़ जाहिलों के बस का, जहादियों के बस का इसको संभालना नहीं है। ये सिर्फ दे आर इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म, ये टेररिज्म की बिजनेस कर सकते हैं। इन्हें कलाशनिकोव, आरपीजी, मरना मारना, ये 4 चीजें पढ़ाई जाती, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। इनको लगता चाइना इनका दोस्त है। आपने देखा चाइना ने कितनी कंट्रियों का क्या हाल किया। और मुझे लगता नहीं इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया और अफगानिस्तान की जनता के लिए और कोई हो सकता है। पहले फिर भी एक गवर्नमेंट थी, एक लिटरेसी थी, पार्लियामेंट था, लाइब्रेरियां बन रही थी, सड़कें बन रही थी, प्रोजेक्ट बन रहे थे। अब मुझे बताइए वर्ल्ड डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट आएंगे, ये क्या करेंगे, क्या क्या कर पाएंगे ये? इन्होंने पहले क्या किया था? कल तो इनका एक मिनिस्टर कहता है, उससे पूछा गया भाई जो औरतें बाहर जा सकती काम करने के लिए, कहता नहीं, कहता पूरा कवर करना, अगर कवर नहीं किया तो पता वो क्या कह रहा अर्जुन जी, मेरा ना दिमाग की नसें हिल गई देख के। कहता है अनकवर्ड वुमेन, जो पूरी कवर्ड नहीं, इट्स लाइक अ नींबू, स्लाइड्स लेमन। कह रहा आप बाहर जाके कटा हुआ नींबू खरीदते हैं, उससे ये माताओं बहनों की तुलना करते हैं। कह रहा अगर किसी ने सर से पैर तक अपने आप को नहीं रखा वो तो कट लेमन है, आपको खरीदते हैं। अब बताइए औरत की तुलना एक कटे हुए नींबू से हो रही है। मतलब उसको भी जन्म देने वाली एक औरत है, उसके घर में भी शायद एक बहन होगी, बीवी होगी, बेटी होगी। अगर हम 50% पॉपुलेशन को इस नजरिए से देखेंगे तो खुदा ही मालिक है, भगवान मालिक है, क्या वो। लेकिन सुमित जी आपके भारत में भी बहुत से ऐसे मौलवी हैं, मौलवी कहूंगी मैं, कि जो हो सकता है कि नॉन मुस्लिम्स या हिंदू भी कर रहे हो, लेकिन मैंने तो खैर ज्यादातर मुस्लिम्स को ही देखा है कि सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया है कि तालिबान आ गए। कुछ मेरे ख्याल है किसी मस्जिद के मौलवी थे या कुछ। तो इन सब को आप कैसे देखते हैं? फिर भारत में भी क्या वो इसी तरह का चाह रहे हैं कि ऐसे ही कम से कम मुस्लिम जो फीमेल्स हैं उनकी हद तक वो यही चाहते हैं कि इसी तरह से वो रहें और इसी तरह से उठे बैठे बाहर जाएं? देखिए आरजू जी मैं डायरेक्ट बात करूंगा, बढ़ते हुआ मुसलमान जो है, जो मॉडर्न लुकिंग, फास्ट लुकिंग मुसलमान है, उसको जीने का हक है, उसको मेन स्ट्रीम में आने का हक है, उसको रिसोर्सेज और कंट्री को डेवलप करने का हक है। अब दिक्कत क्या है, जब मुसलमान पढ़ लिख जाता, हमारी बच्चियां बहनें पढ़ लिख जाती है, आगे बढ़ती है,
ये जो मुल्ले मौलाना है, इनका जो स्ट्रैंगल्ड होल्ड है ना, जो उन्होंने दबाव बना रखा, पकड़ बना रखी सोसाइटी पे, डेली होती जाती है। फिर लोग बोलते हैं भाई मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मेरी अपनी जिंदगी है। हाँ, आप रिलीजियस मैटर्स पे मुझे एडवाइस करें, बट मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे शादी करूं, कब शादी करूं, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं स्कूल जाऊं ना जाऊं, मैं टीवी देखूं ना देखूं, मैं म्यूजिक सुनूं ना सुनूं, इसमें आपका कोई लेना देना है। आप मेरी जिंदगी से दूर हटिए। रिलीजियस मैटर्स पे आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं, अगर मैं मानूं ना मानूं मेरी मर्जी। और इंडिया है एक सेक्युलर कंट्री। अब क्या होता है, हमारे ओपन मीडिया, आप जानते हैं, अब तो आते रहते हैं मीडिया पे। अब क्या होता है, ऐसे लोग कोई भी ऐसी एक बाइट दे दे, अर्जु जी एक दो स्टेटमेंट ऐसी दे दे, उनको भी पता है ये हिंदुस्तान में कभी संभव नहीं होगा, ये कभी चीजें सच नहीं होगी। ऐसी एक दो स्टेटमेंट देते क्या होता है, मीडिया वाले पकड़ लेते हैं, इंटरव्यू कर देते हैं, डिबेट में बिठा देते हैं, एक इंटरव्यू चला देते हैं, एक टीआरपी वीआरपी आ जाता है, बट उसके अलावा इनका इम्पैक्ट कोई नहीं है। मैं ये नहीं मानता, इंडिया छोड़िए, दुनिया में कोई 99% मुसलमान तालिबान के अगेंस्ट है। किसी से भी पूछे, सऊदी अरबिया को लीजिए, ईरान ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया। कौन सा मुसलमान दुनिया को इन जाहिल जहादियों के सपोर्ट में, जो औरतों को कमोडिटी समझते, जो 12-12 साल की लड़कियां उठाते फिर रहे हैं, जो 6 महीने वाली प्रेग्नेंट औरत को मारते और उसका बेजा पेचकस से निकालते हैं, ऐसे तो लोग हैं ये। और ये जो हमारे मुल्ले मौलाना जो भी देते हैं, ये अपने टीआरपी के लिए देते हैं, थोड़ा एक दो बयान देते हैं, मीडिया में कवर ओवर हो जाएंगे, थोड़ा नाम वाम हो जाएगा। और मैं उनसे पूछूंगा जिन्होंने भी ये बयान दिया था, भाई साहब आपके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, आप उसके लिए चाहेंगे ये? और अगर आपको इतना प्रेम है तालिबान से, आप इतने बड़े फैन है तालिबान, आप अपनी परिवार समेत माइग्रेट क्यों नहीं हो जाता अफगानिस्तान? तालिबान के शासन में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं अफगानिस्तान। किसने रोका आपको? लेकिन यहाँ बिल्कुल अफगानिस्तान और तालिबान बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा मुसलमान जो है पूरा सशक्त है, भारतीय है, और उसे जीना और अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और आज ही मैं देख रही थी कि मलाला यूसुफजई की स्टेटमेंट भी आ रही थी, और उन्होंने भी कहा कि एजुकेशन के ऊपर जो है वो तालिबान को काम करना चाहिए, और वहाँ की ज़ाहिर फीमेल्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मलाला यूसुफजई आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस रही हैं, और नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला है। लेकिन अगर उसी को लेते हुए अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो खैर तालिबान तो जैसे हमें आगे पता लगेगा ही कि कहाँ तक जो है वो गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो कि उम्मीद यही है कि वो नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। लेकिन हमारे यहाँ और आपके दोनों जगह पे जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन बहुत से मौजूद हैं, जो स्कूल से बाहर हैं, वो बच्चे जो काम करते हैं। वैसे तो खैर चाइल्ड लेबर मना है, लेकिन हो रही होती है ये बड़े धड़ल्ले के साथ हो रही होती है, इनफैक्ट कोई छुप छुपा के नहीं। तो उसमें भी मैं बात करना चाहूंगी, हमारे यहाँ जो है वो तकरीबन अभी तक जो फिगर आया था वो 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर है, सड़क पे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है। तो आपकी तरफ क्या सिचुएशन है, और किस तरह से उस पर काम हो रहा है, अगर आप बताना चाहें। जी देखिए आरजू जी, पहले अफगानिस्तान की बात करें जी, मेरा ये मानना है कि तालिबान बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो कह रहा वुमेन कैन नॉट वर्क, वुमेन घर से बाहर नहीं निकल सकती। आपको लगता है बच्चियों को पढ़ने देंगे? अगर बच्चियां पढ़ लिख गई, सशक्त हो गई, उनका मतलब उनका जो दिमाग का विकास होता, दुनिया को समझने लगी, आप जैसी हो गई, तो ये तालिबान तो टिकेंगे ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि वो घर में ही रहे, अनपढ़ रहे, और उनको दबाते रहे। और सीधी सी बात है, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। वो सिर्फ अपने आई, मी एंड माई सेल्फ, ये 3 वर्ड डिस्क्राइब्स ऑल तालिबान। आई, मी एंड माई सेल्फ, उसके अलावा उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। अब आते स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात है। देखिए अगर आप यूएन का डाटा देखें, देयर आर अराउंड 100 मिलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन, करीब ये 10 से 15 10 लाख 10 करोड़ के आसपास का नंबर है। जो इंडिया में एस्टिमेटेड है वो है 5 लाख से लेके 10 लाख तक का ये नंबर करीब एक अनुमान के अनुसार बताया जाता है। अराउंड 1 मिलियन चिल्ड्रन जो करीब है, ये यूएन का एस्टिमेट है। कुछ एस्टिमेट कहते हैं जी इससे ज्यादा है। ये मेनली जो हमारे यहाँ है, ये कुछ सिटीज में है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बड़े शहरों में, और कुछ रूरल में भी है। पर विडंबना ये है आरजू जी कि इस नंबर को कभी किसी ने 100% स्टडी नहीं कर पाया, कहीं कैलकुलेट नहीं कर पाया। और अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत छोटी कंट्री है हमारे बाजू में, बांग्लादेश, उसमें करीब ये 10 लाख का नंबर यूएन बताता है, मतलब हमारे आसपास है। और यही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनका जो नंबर है वो सबसे ज्यादा हाई है अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे ज्यादा ये चिल्ड्रन है जिन्हें हम स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं। अब इसका कारण क्या, अगर काफी एनालिसिस किया गया, कारण किया गया, सबसे बड़ा कारण है जो फैमिलीज होती है। जब बहुत बड़ी फैमिलीज हो जाती है, और एक बहुत दर्दनाक बात जो है इसमें, मतलब दिल को दहलाने वाली बात यह है,
कभी भी किसी अमीर का बच्चा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का बच्चा आपको सड़क पे नहीं दिखेगा, दिखेगा गरीब का बच्चा। मैं रिलीजन की बात यहाँ नहीं कर रहा, गरीब का बच्चा बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल। क्योंकि पॉवर्टी इज द अटमोस्ट रीजन फॉर दिस, सबसे बड़ा इसका कारण ही है पॉवर्टी। अब उसमें जब परिवार बड़े हो जाते हैं, फिर परिवार में माँ बाप में लड़ाइयाँ हो रही जी, शराब की समस्या, ड्रग्स की समस्या, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये बच्चे अपनी राह पकड़ लेते हैं, अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं कि भाई हम करें क्या। अब हमने क्या किया पीछे, हमने पीछे जो 6 से लेके 14 साल तक का बच्चा है, हमने एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाई थी, हमने उनकी एजुकेशन मैंडेटरी और कंपलसरी कर दी कि ये उनका दिस इज देयर राइट एंड दिस इज मैंडेटरी। अगर अभी आप देखेंगे, जब चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया का नंबर बता रहा हूँ, हु आर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल्स इज ओनली 2.8%, 2.8%। बाकियों को हमने स्कूल में एनरोल कर दिया। अब हम नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, जिसमें हमने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया, 2020 में लाए थे। उसमें क्या होगा, केवल 3 एग्जाम होंगे, 5वीं में, 8वीं में, फिर 10वीं या 12वीं में होगा। और जो बैचलर्स है उसको हम 4 साल का करें। उसमें सबसे बड़ी क्या, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है आरजू जी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप एंटर करेंगे, पहले साल अगर आप छोड़ना चाहें, अभी क्या था, पूरा कर लो 0 या 1, आप पहले साल छोड़ना चाहेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। दूसरे साल छोड़ोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल आपको बैचलर्स मिलेगी, चौथे साल आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स में बैचलर्स का, तो आप एक मान लीजिए आप बैचलर्स बायोलॉजी में भी और बैचलर्स हिस्ट्री में भी एग्जाम्पल। तो ये हम काफी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं। जहां हमारी लिटरेसी रेट 1951 में करीब 23% थी, वहां अभी ये 78-79% आ रही है। अगर आप एशिया की लिटरेसी रेट देखें तो ये करीब 70 से 75% के बीच है, वर्ल्ड की अराउंड 74% है, पाकिस्तान के अराउंड 59% है। तो लिटरेसी रेट पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हमारा जो प्राइमरी स्कूल का सिस्टम है एजुकेशन का, उसको इम्प्रूव करें। जो हमने इसको फंडामेंटल राइट बनाया कि आपको बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है और ये मैंडेटरी है। अब स्कूलों में हमने मिड डे मील की स्कीम लाई है, जो गरीब बच्चा है वो चलिए खाने का सोच के उसके वो स्कूल आता है। और हमारे यहाँ एक अच्छी जो मेल फीमेल रेशियो है लिटरेसी का, वो अच्छा बैलेंस्ड है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें है नहीं। पर ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की जो मेन समस्या है, ये है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब तक एक इकोनॉमी का लेवल और ऊपर नहीं उठता, जब तक ग्रास रूट लेवल पे उसके बेनिफिट्स नहीं जाते आरजू जी, और जब तक लोगों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि कहीं कहीं हमारे कम्युनिटियां हैं, कहीं ऐसे लोग हैं उनका ये मानना जितने ज्यादा बच्चे जितने हाथ उतनी कमाई, 6 बच्चे 8 बच्चे आएंगे ज्यादा कमा के लाएंगे, घर बढ़ेगा। पर भाई उनको बड़ा कौन करेगा, उनकी एजुकेशन कहाँ से होगी, ये वो नहीं। अगर ये फैमिली का साइज छोटा हो जाए और इकोनॉमी डेवलप हो जाए तो ये समस्या कंप्लीट खत्म हो सकती है। नहीं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर है जब बच्चे ज्यादा होंगे तो उनको फिर मैनेज करना, उनके खर्चे उठाना, ये सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है एक सादी फैमिली के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही बताऊं कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट की तो खैर बात करते ही हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो लेकिन ये कि मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेटली ये काम कर रहे होते हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए उन्होंने स्कूल्स बनाए होते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मैं आपको एक बताती हूँ, डॉक्टर अजहर असलम है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और इंडियन टीवी पे भी आते रहते हैं, मेरे चैनल पे भी कुछ बार आए हैं। इनका स्कूल है यहाँ पे स्पीड लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से। आप ये जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं जो कि आप कहना चाहिए कि ये हमारे यहाँ हम इसको मतलब बोलते हैं ना कि इस्लाम एरिया में जैसे रहते हैं और वहाँ से ही आते हैं। इनके स्कूल्स जो है मेरे ख्याल है काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, उनमें KPK में भी हैं और इस्लामाबाद पिंडी में भी हैं। तो इन बच्चों को जो है बेसिक एजुकेशन दी जाती है, समझे क्लास 10 तक या उससे आगे अगर कोई पढ़ना चाहे तो आपके यहाँ सर ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्राइवेटली ये काम करते हों? क्योंकि हर चीज हम गवर्नमेंट पे डाल के भी तो नहीं बैठा जा सकता ना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है चाहे कोई गवर्नमेंट भी हो। जी आरजू जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ऐसे कई सारे एनजीओ है, ऐसे कई इदारे, ऐसे कई सारे ट्रस्ट हैं जो ये काम करते हैं। इनफैक्ट RSS भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 32,000 स्कूल चलाता, और उसमें काफी ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत निम्न मतलब जो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और जिनके शायद पढ़ाई लिखाने को उनके माँ बाप के संसाधन नहीं है। बाकी हमारे अच्छी बात क्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ये इज प्रिडोमिनेंटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको रन करती है। और करीब अगर आप देखिए आज तो हमारे यहाँ लाखों स्कूल है, करीब 900 यूनिवर्सिटियां हैं और
40 से 50,000 कॉलेज है, सबसे ज्यादा इंजीनियर हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा तो गवर्नमेंट की बात रही, काफी इदारे हैं, जैसे हम रोटरी क्लब की बात करें, लॉयंस क्लब की बात करें, काफी छोटे बड़े ट्रस्ट है जो स्कूलों को चलाते हैं। इनफैक्ट मैं बड़ी बात, मतलब कहना बड़ा मुंह छोटी बात, जो भी कहते हैं कि भाई मेरे पास मैंने भी एक छोटा सा स्कूल चला रखा आरजू जी, करीब 30-40 बच्चे हैं जो बहुत ही स्लम से आते हैं आसपास, तो उनके लिए एक छोटा सा स्कूल चला, एक बेसिक एजुकेशन देता हूँ मैं उनको, मैं अपने खर्चे पे चलाता हूँ उसको, और एक कंप्यूटर लिटरेसी, 2 चीजें, और उनमें से अधिकतर लड़कियां हैं जो वहां पढ़ती है। आजकल थोड़ा कोरोना वरोना हो गया तो इतना नहीं हो पा रहा, कोरोना से पहले उनकी रोज 2-3 घंटे की क्लास हम अरेंज करते थे, और वो बच्चियां काफी ऊपर आ गई थी, लड़के काफी ऊपर आ गए थे, उनको बेसिक एजुकेशन, और बाद में कोशिश ये रहती है कि उनको गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला कराया जाए। बट हाँ, लिटरेसी लेवल पे, मतलब अब मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, अगर मैं 20-30 बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी लेवल पे, मेरा ये मानना है अगर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग आगे आए तो इस समस्या को हम कंप्लीट खत्म कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, एक बहुत हमारे एक अच्छा इदारा है, आपने सुना होगा, SOS चिल्ड्रंस विलेज, एक मिस्टर कोल है, वो चलाते हैं और कई सालों से चला रहे हैं। ये जो बेचारे गरीब बिल्कुल बच्चे, इनको लाते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, जिनका कोई नहीं होता, जिनका कोई सहारा नहीं, ऊपर भगवान और नीचे वो है, तो उनको लाते हैं, सपोर्ट करते हो और उन्हें चलाते हैं। उनके एक प्रोग्राम है कि यू कैन स्पॉन्सर अ चाइल्ड। मान लीजिए आपने बोला जी मैं 1 बच्चे 2 बच्चे को स्पॉन्सर करूंगा, तो एक बहुत लिमिटेड सा अमाउंट है, तो उस बच्चे की पढ़ाई परवरिश से लेकर कॉलेज तक, जब तक वो खड़ा नहीं होता, लड़का हो लड़की हो, आप उसको स्पॉन्सर करते हो। कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ जानने पहचानने वाले, जिन्होंने 15-15 साल से एक बच्चा उन्होंने स्पॉन्सर कर रखा है। तो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं छोड़नी है, हमें भी कुछ करना। अगर आप एक बच्चे की ही जिंदगी बदल पाए, मैं कह रहा हूँ आरजू जी, एक बच्चा, और हमारी आबादी देखें ना, आपके यहाँ 22-25 करोड़ लोग हैं, हमारे यहाँ तो 135 करोड़ लोग हैं, और बच्चे हैं ही कितने, 10 लाख 15 लाख है। नहीं, बिल्कुल लोगों को प्राइवेटली भी काम करना चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ, जैसे मैंने डॉक्टर अजहर असलम का बताया कि इनका स्कूल है, बल्कि स्कूल्स हैं, और ये अपने तौर पे सारा कुछ मतलब अरेंज करते हैं। अब इंडिया के देखें कुछ बच्चों की मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये स्लम एरिया के बच्चे हैं, और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है और सारा कुछ। मैंने एक छोटा सेमिनार भी इनफैक्ट करवाया था, ये कोरोना से पहले की बात है। उसके बाद तो आपको पता है कि हर चीज एक तरह से फ्रीज सी हो गई थी, रुक सी गई है, लेकिन होपफुली कि हम दोबारा जो है इसके ऊपर काम करेंगे और करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आज आपने ज्वाइन किया, और आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और मेरा ख्याल है हमें अफगानिस्तान के अलावा अपनी अपनी कंट्रीज की बातें भी करनी चाहिए। होपफुली आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं एक अपील करना चाहूंगा जाते जाते लोगों को, देखिए हमारे यहाँ जो नंबर है 10 लाख 15 लाख या जो भी है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, हमारी आबादियां बहुत ज्यादा है। निवेदन है आपसे, गुजारिश है आपसे, आप एक बच्चे को आइडेंटिफाई कीजिए, एक बच्चा के, एक परिवार हो ना, आप एक फैमिली हो, और भगवान का खुदा का दिया बहुत कुछ है आपके पास, एक बच्चे को आइडेंटिफाई कीजिए और शुरुआत कीजिए। आप देखिए हम इस समस्या को 1 महीने में 30 दिन में खत्म कर सकते, एलिमिनेट कर सकते कंट्री से। और अगर किसी भी कंट्री में आरजू जी, मेरा ये मानना है, अगर एक भी बच्चा सड़क पे है, ये मैं हमारे कई पॉलिटिशियनों को भी कह चुका हूं 1 to 1, मैं कहा अगर ये बच्चे हमें सड़क पे दिख रहे हैं, यू एंड वी एज अ सोसाइटी आर फेलिंग, ये सड़क पे नहीं दिखना चाहिए, एक भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले हम कोई नहीं है। हमें उनको अपॉर्चुनिटी दें, हम उन्हें खड़ा करें, आगे उनकी किस्मत और प्रभु की इच्छा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हमें अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए। हम दूसरों को भी कहते रहेंगे, हम इस बारे में शोज भी करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम खुद भी इसके ऊपर काम करेंगे। आप तो खैर कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।